अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाक बिज़नेस टीवी से आपकी होस्ट निमरा खान। एक बार एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। जी बिल्कुल, कराची से लेकर हैदराबाद तक एक के बाद एक कामयाब प्रोजेक्ट देने के बाद अभी भी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। ज़रूर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वक़ार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवां जनाब यूनुस मेमन साहब से। मालूम करते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और अपनी नाजरीन से शेयर करते हैं। तो आइए हमारे साथ उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआ आपकी। सर ये बताइए, सबसे पहले हमें हमारी नाजरीन को थोड़ा सा स्टार्ट से चलते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जी सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि वक़ार बिल्डर्स से पहले जो है मैं जो है सो गवर्नमेंट ऑफिसर था। सिंध गवर्नमेंट में मैंने जो है खिदमत अंजाम दी हैं। इसके बाद जो है सो मैंने बिल्डर्स की लाइन इख्तियार की। तो सबसे पहले जो है सो मैंने कराची में बहुत से प्रोजेक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्टों का मैंने लोगों को कब्ज़ा भी दे दिया, लीज़ भी करवा के दे दी। इसके बाद मैं हैदराबाद की तरफ गया। हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त 15 के करीब प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा मीरपुर ख़ास में भी मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि उसमें कम आमदनी वाले और सर्विस पेशा हजरात को मैं तरजीह देता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे हैदराबाद के प्रोजेक्ट में देखोगे तो उसमें ज़्यादातर जो है सो सर्विस पेशा हजरात बहुत हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमिन भी हैं, प्राइवेट मुलाजमिन भी हैं। तो मैं उसका नाम देता हूँ सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के नाम से जो है ना ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैंने नाम ही रख दिया सस्ता घर हाउसिंग स्कीम। और उसमें जो अदायगी का शेड्यूल होता है वो बहुत ही इजी होता है, लोगों के कन्वीनियंस में रहते हैं। दूसरे बिल्डर्स की निस्बत में शेड्यूल बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं खुद शेड्यूल को जो है तश्कील देता हूँ। उसमें जो माहिरीन हैं हमारे वो भी, उनसे भी मशवरे लेते हैं। तो अल्लाह पाक के हुक्म से हमने कब्ज़े भी दिए हैं और उनको लीज डीड रजिस्टर करा के उनको जो है वहाँ लोग रहते भी हैं, उनको घर भी दे दिए हैं। और हमने ऐसे लोगों को घर भी दिए हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 120 गज़ के घर में, आप उसको बंगलोज़ कह दें, घर ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन टाउन पे जो है सो माशाल्लाह से सैकड़ों घर आबाद हैं। सही। तो सर अभी अपकमिंग में कितने हैं? अभी जो है सो आने वाले प्रोजेक्ट में जो है सो मीरपुर ख़ास में एक आरिश गार्डन है, उसकी जो है सो हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी हमने जो है सो कम आमदनी वालों के लिए एक पैकेज रखा है। इन्वेस्टर हजरात उनके लिए अलग से पैकेज है। तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनका पैकेज अलग होता है और एक कम आमदनी वाले या जो भी लोग आते हैं इसके अलावा रेंज में है। हाँ, तो हाँ हर एक की रेंज में होता है। और अभी इस महंगाई के इस दौर में तो लोगों के लिए सबसे भाई आपने महंगाई का जिक्र किया तो जो है सो महंगाई में जो है सो जो बिल्डर्स का कारोबार है या तामीराती सनत है, रियल इस्टेट है, वो तकरीबन तबाह व बर्बाद हो चुकी है। उसकी असल वजह क्या है कि मार्केट में जो तामीराती मटेरियल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो जो है बिल्डर्स की रेंज से बाहर हो गया है। और इसके अलावा जो मुल्क की हालात चल रहे हैं तो लोग जो है सो अपने घर का राशन पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी की तरफ नहीं आएंगे। कराची में मैं किसी प्रोजेक्टों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी मार्केट 100% से इस वक्त 40% पे खड़ी हुई है, यानी 60% गायब हो गया ना। तो उसकी असल वजह ये है कि जो महंगाई है उस महंगाई में अच्छा फिर अलाटी और बिल्डर्स के दरमियान एक तनाज़ा भी पैदा हो जाता है। बिल्डर्स कहता है कि मुझे इजाफी चार्जेस दो, अलाटी कहता है मैं क्यों दूं। अच्छा बिल्डर्स भी अपनी जगह पे बिल्कुल 100% सही होता है, क्योंकि जिन अलाटियों को 3 साल का शेड्यूल दिया जाता है वो 8-8, 10-10 साल में अदायगी करते हैं। पहले तो ये होता था कि भाई रेट चल रहे हैं सही तो बिल्डर बर्दाश्त कर लेता था। अब मैं आपको अपने चंद प्रोजेक्टों की मिसाल दूं। जिस वक्त मैंने वो बुकिंग की तो स्टील का रेट जो है वो तकरीबन कोई 70-80 हज़ार रुपये था, 70-80 हज़ार रुपये। इस वक्त जो है सो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मोर देन 2 लाख रुपीज़ का है और 2,25,000 से भी ज़्यादा का है। सीमेंट की जो कीमत है वो भी जो है 100% का इजाफा हो गया। इसी तरीके से लेबर चार्जेस में 100% का इजाफा हो गया। अब अगर किसी अलाटी ने यूनिट बुक कराया है उसकी कीमत भी कदरों कीमत बढ़ गई है। ये नहीं कि पुरानी कीमत ही रही है, महंगाई के हिसाब से हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन सर जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आपने अभी जो है काफ़ी प्राइस कम की हुई है, काफ़ी आप सोचते हैं कि लोगों को किस तरह कन्वीनियंट दिया जाए, तो ये बताइए कि अभी जो भी इसका सामान है सीमेंट सरिया XYZ,
तो वो सब तो महंगे हो चुके हैं, तो अभी आप क्या लॉस में जाकर लोगों नहीं को नहीं 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 हमने जो है सो हमने जो है इजाफी कीमत अपने अलाटियों से तलब की है, और उसमें हमने एक ये सहूलत रखी है कि भाई बाहमी रजामंदी से अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट के हिसाब से जो है आप हमें इजाफी चार्जेस दो, मतलब आपको बता करके भाई देखिए। हाँ, लेकिन उसमें उन क्लाइंटों से लिए जा रहे हैं जिन्होंने वक्त मुकर्रर पर अदायगी नहीं की है, जिन्होंने जैसे एक आदमी है, एक क्लाइंट है, उसे 4 साल का टाइम दिया, 3 साल का टाइम दिया, 5 साल 6 साल हो गए, तो हम उससे इजाफी चार्जेस वसूल कर रहे हैं। और उसमें भी अपने ख़ास बात ये रखी है कि सिंध के जो भी बिल्डर्स हैं या पाकिस्तान के जो बिल्डर्स हैं, मैं उनके मुतालिक कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, न मुझे करने का हक़ है, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि भाई हमें नफ़ा नहीं चाहिए, हमें नफ़ा नहीं चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर आप कैलकुलेशन करो और हमें जो है इजाफी चार्जेस की अदायगी। लोगों को तो इस वक्त आवाम को हमारी तो ये बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, कहना चाहिए इस वक्त क्या हालात है भाई, जो मतलब है जो समझदार लोग हैं तो वो राज़ी हो जाते हैं इस बात पर, क्योंकि मैं फ़र्ज़ करें कि इजाफी चार्जेस पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 1000-1200 मांगता हूँ, तो मार्केट में तो 2000, 2500, 3000 मांगते हैं। जो मार्केट की डिमांड है, जो दूसरे बिल्डर्स की डिमांड है, मैं उसका 50% भी नहीं लेता हूँ। और फिर हैदराबाद छोटा शहर है और मेरा ख़ास तौर से जो है सो सिंध के जो अंदर के इलाके हैं उनके लोग मेरे पास हैं, तो वो जो है सो बड़ी मुश्किल से हैदराबाद पहुंचते हैं, तो उनसे मेरी यही होती है कि भाई बाहमी रजामंदी से एक फ़ैसला हो जाए, आराम से काम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कराची में आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं? कराची में मेरे जो है सो एक प्रोजेक्ट है वकार कॉर्नर के नाम से है, इसके अलावा जो है सो एहसन गार्डन है, जमशेद टाउन पे बरकाती महल है, इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। लेकिन उसमें जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट पुराने हो गए और मैं उनके कब्ज़े भी दे चुका हूँ, रजिस्ट्रियाँ भी करा चुका हूँ। इसके अलावा कराची में जो प्लाट की हाउसिंग स्कीम है वकार गार्डन के नाम से, ग्रीन सिटी के नाम से, उसमें मैंने लोगों को लीजें तो करा दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से मेरे सब तरक्याती काम रुके हुए हैं। और जो जिन बिल्डरों ने किए हैं वो गलत किए हैं। उसकी वजह क्या, जब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, गवर्नमेंट से मुरादा है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कंसर्न अदारा है, तो इसमें जो है सो मेरे 2 प्रोजेक्ट कराची में ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वजह यह है कि मैं उनको कब्जे इसलिए नहीं दे सका हूँ कि उसमें तरक्याती काम कोई हुआ ही नहीं है और न मैं कर सकता हूँ। उसकी असल वजह यह है कि मेरे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरफ से सेवरेज देगी, किस तरफ से गैस लाइन देगी, रोडों की क्या कंडीशन होगी, तो इसके लिए मैं आपकी तवज्जो से जो है सो वकार गार्डन और ग्रीन सिटी के हमारे जो करम फरमा हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई दुआ करें कि जो है सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, तो इंशाल्लाह हम जो है तरक्याती काम फौरी तौर से शुरू कर दें। ज़रूर सर। अच्छा ये बताइए कि आप कराची में भी हैं और माशाल्लाह हैदराबाद में भी आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप किस तरह से उनको मैनेज करते हैं कि वहाँ भी देखना? भाई मैनेज करने का तो मकसद ये है कि मैं जो है सो गवर्नमेंट के हुकूमत सिंध में 17 ग्रेड का ऑफिसर रह चुका हूँ। 2007 में मैंने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैं बिल्डर लाइन में आया, तो इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि एक डिजिटल दौर है ना, लोग पाकिस्तान में बैठ के पता नहीं कहाँ काम करते हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं यूँ समझें कि कराची में इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे 2 प्रोजेक्ट जिनका मैंने जिक्र किया वो प्रोजेक्ट हैं, तो उन पर पेंडिंग में हैं। बाकी जो हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अभी तामीराती, आपका इस वक्त हैदराबाद पर ज़्यादा है? मेरा पूरा फोकस हैदराबाद में है और वहाँ पर जो है मेरा जो है सो एक बिग किंग आर्केड प्रोजेक्ट है, वो ज़ेर तामीर है। ब्लू स्काई G+4 जो कि बिल्कुल रिहाइश के लिए तैयार है, G+8 है, वकार हाइट्स है, साजन आर्केड है, अल्हम्दुलिल्लाह उन पर काम हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और था कि इतनी अच्छी आपकी अपनी एक जॉब थी गवर्नमेंट की, तो ये अचानक से आप बिल्डर्स की लाइन में स्विच कैसे किया? ये एक इत्तेफाक था या कोई था आपका अपना इस फील्ड में?
देखिए, ये सवाल जो है सो मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे पूछा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल पर ये सवाल बार बार दोहराया गया है कि भाई आप अच्छा खासा काम कर रहे थे और तो फिर बिल्डर्स की लाइन में कैसे आए। तो इसमें जो है सो कोई हैरत की बात ये नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं इत्तफाकिया बिल्डर्स हूँ। मेरी शादी जो है सो कराची के जो मशहूर बिल्डर्स हैं, शेखानी बरादरी, उनके घराने में हुई। उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आ गया, और जब इस फील्ड में मैं आ गया तो मैं जो है सो मैं नहीं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट की तनख्वाह भी उठाऊं और यहाँ पर भी काम करूं। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी के मुताबिक, और हम कारोबारी हैं, तो मैंने जो है सो रिज़ाइन दे दिया। इसके बाद जो है सो कुछ दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि आप रिज़ाइन मत दो बल्कि रिटायरमेंट ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी पेंशन आती है, और मैंने रिटायरमेंट वक्त से पहले ले ली तो पेंशन कम आती है मगर आती। इसके साथ ही हमारा एक सवाल है सर, तामीराती शोबा इस वक्त बहुत मुतासिर है, जवाल की तरफ जा रहा है। सीमेंट, बजरी, सरिया की इतना महंगा हो चुका है कि आप ही नहीं, आपकी फील्ड के जितने भी और बिल्डर्स हैं सब मुतासिर हैं। तो किस तरह से आप लोग सब मैनेज करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि महंगाई जो है वो नंबर 1 पर है, जिसकी वजह से तामीराती सनत जो है, रियल इस्टेट है या कंस्ट्रक्शंस का काम है, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। तो मैंने कई टीवी चैनल पर जो है हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से अपील की थी कि भाई वो अपने जो टैक्सेस है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, जैसे मुख्तलिफ सर्विसेज चार्जेस हैं, जैसे हेस्को है, वासा है, जैसे बिजली, पानी, गैस, मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहूँ, वो अपने चार्जेस, अपनी फ़ीसें घटा दें तो बिल्डर हजरात को कुछ रिलीफ मिल जाए। मगर जो है सो इस पर अब मेरे कहने से अब हो भी कुछ नहीं सकता। इसके अलावा जो मेन जो मसला है बिल्डर्स के साथ, वो है करप्शंस का। अब करप्शंस में ये हर अदारा जो है वो चाहता है कि भाई बिल्डर्स के साथ जो है सो बिल्डर बहुत ही पैसे वाला है, बिल्डर्स के पास बहुत ही माल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वक्त बिल्डर्स जो है वो मुतासरीन में है, जैसे कह लें कि मुतासरीन में है। तो करप्शंस भी अपनी जगह पर है। इसके अलावा जो लॉ एंड आर्डर की कंडीशन है, आप ख़ास करके मैं पूरे पाकिस्तान की तो बात नहीं करूँगा, सिंध की जो बात करूँगा, उसकी वजह से भी जो तामीराती सनत जो है वो मुतासिर हुई है। जैसे भत्ताखोर हैं, मैं खुले लफ्ज़ों से मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल पे कह चुका हूँ, उसमें भत्ताखोरी है। इसके अलावा जो है सो जो बिल्डर्स हजरात हैं वो बेचारे डरते हैं, नाम नहीं लेते, आगे फरियाद नहीं करते, पुलिस से मदद हासिल नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं कि ख़ास करके जो मैं सिंध पुलिस को जो है सो मैं उसकी ज़िक्र खैर कर रहा हूं, तो मैं सिंध पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूं। देखें, आप अगर जब जाओगे तो जो है सो आपकी बात कोई सुनेगा ना। आप अगर पुलिस को आगाही नहीं दोगे, मुद्दा बयान नहीं करोगे, फिर आप कहते हो कि भाई पुलिस जो है सो ख़राब है। देखिए, हर शोबे में, चाहे बिल्डर्स का शोबा हो, कोई भी शोबा हो, उसमें अच्छे बुरे लोग शामिल हैं, लोग मौजूद हैं। मेरी कुछ जो पुलिस के महकमे उनके लोगों के साथ मेरी दुआ सलाम है। तो मैं उनके लिए ये बात कर सकता हूँ कि वो लोग जो है हर एक की सुनते हैं। मतलब है कि ये नहीं कि सब लोग ख़राब हैं, मतलब है कि पुलिस में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मुश्किल दौर में भी वो जो काम कर रहे हैं, तो उनको सलूट पेश करना चाहिए। तो जो है कोई भी महकमे को बगैर किसी सबूत के जो है सो बदनाम नहीं करना चाहिए। और मैं आपके तवस्सुत से जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी जो है सो मकसद है कि किसी के मुतल्लिक भी कोई ख़बर सुनते हैं, किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ सुनते हैं, तो उस महकमे से मौक़िफ़ तो लेना कि असल कहानी क्या है। उसको अब जो आपका जो मीडिया जो है वो जो है डंडा लेके पीछे पड़ जाता है। ख़ास तौर से जो बिल्डर्स हजरात है, उनकी कोई कंप्लेन आ जाती है, उनका कोई प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो जाता है, तो आप लोग जो है सो दे धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है। इनलीगल है और ये और वो हर तरह उनसे पूछो तो सही ना। आप मीडिया वालों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से हाथ जोड़कर मैं एक अपील करता हूं कि भाई, आप कभी किसी बिल्डर्स के पास गए कि भाई तुझे अल्लाह की मार पड़े, तूने प्रोजेक्ट क्यों नहीं वक्त मुकर्ररा पे दिया है? वो कहेगा कि भाई मुझे अलाटीज़ ने पैसे नहीं दिए हैं। देखिए, बिल्डर तो सिर्फ एक ज़मीन खरीदता है, उसकी रजिस्ट्री कराता है, इसके बाद सिंध के जो अदारे हैं, मुतल्लिक़ अदारे हैं, उनसे परमिशन लेता है।
इसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जिसकी एडवर्टाइज अखबार में, टीवी में आती है। पूरा एक प्रोसेस है। तो अब अगर 80% 60% अलाटी अगर डिफाल्टर हो जाते हैं तो बिल्डर्स का प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो जाता है, तो उसके खिलाफ स्कैंडल बन जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अलाटीज के लिए कोई कानून नहीं है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी अदारे में, जो कंसर्न अदारा है, उधर चला जाऊं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चला जाऊं मैं, और अगर मैं वहां पर ये कहूं कि जी ये इतने अलाटीज जो हैं सो वो मुझे अदायगी नहीं कर रहे, तो उनके पास कोई कानून नहीं है। वो कहेंगे जी प्रोसीजर में जाओ, उसको मनसूख करो। अब मैं इधर आ जाता हूँ मनसूखी पर। जब हम किसी का भी यूनिट मनसूख करते हैं, कोई भी हो, तो उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी सिफारिशें आ जाती हैं, और या तो सिफारिशें आ जाएंगी या आपको जो है खौफ व हरास करने के लिए मुख्तलिफ अनासर है वो आ जाएंगे। अब बिल्डर जो एक तरफ प्रेशर में मुब्तला होता है, एक तरफ खौफ व हरास में मुब्तला होता है, और सब इल्ज़ाम जो है बिल्डर्स पर आ जाता है। भाई मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे हैदराबाद में 2-4 प्रोजेक्ट हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। उसमें जो है, अच्छा मैं मीडिया पर जो है सो मतलब सोशल मीडिया पर भी हूँ कि दूसरे जो टीवी चैनल है उन पर भी आता हूँ, तो लोग कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं कि भाई ये ऐसा बिल्डर है, फलां है। अरे भाई उस बिल्डर की जब मैं हिस्ट्री निकाल कर देखता हूं तो वो डिफाल्टर होते हैं। अब देखें ना, जिनका मैं यूनिट मनसूख करूंगा, जिनको नोटिस करूंगा, शोकाज नोटिस करूंगा या लीगल नोटिस जब जारी करूंगा, तो लाजमी है वो मेरी तारीफ तो नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं जो है सो मतलब है कि आपके तवज्जो से मैं अपने अलाटीज को भी, दूसरे अलाटीज को भी, दूसरे प्रोजेक्ट के अलाटीज जो है हमारे बिल्डर्स के हैं, उन अलाटी से गुजारिश करता हूं कि भाई बिल्डर्स के साथ ताउन करें। बहुत कड़ा वक्त, बहुत मुश्किल वक्त है, और बिल्डर्स के साथ आप ताउन करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे, तो देर सवेर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। बिल्डर्स पे प्रेशर डालने से, उसको खौफ और आस में मुब्तला करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोजेक्ट मुसलसल ताखीर का शिकार होगा। बिल्कुल हमारी नाज़रीन ये देख रही हैं और सुन भी रही हैं आपकी सारी बातें, और समझ भी रही है, कोई डाउट नहीं। इसी साथ ही हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा आपका प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में बहुत ही मुश्किल दरपेश हुई है, जो बन चुका है अभी अपकमिंग या जो बन रहा है? देखिए मैं आपने जो सवाल पूछा, तो मैं जो है सो अपने एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा। उसका नाम जो है सो, पहले पुराना नाम अली आर्केड था, अब उसका नाम जो है सो हमने रखा है बिग किंग आर्केड। और जो है सो उसको जो टोटल उसकी जो निगरानी है तमाम अमूर की, वो MM इंटरप्राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हमारे जो अलाटीज जो भी हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसमें जो है 15 तकरीबन 200 के करीब अलाटीज हैं। उन 200 में से 15% भी अलाटी रेगुलर नहीं है। तो अब वो प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो रहा है। अब वो उसको अली आर्केड के लें, बिग किंग आर्केड के लें। अब मैं जब अलाटी उसको लेटर लिखता हूँ कि भाई आप अपनी अदायगी करो, अब 2000 जो है सो जिनकी 2016-17 में जिनको अदायगी करनी थी, वो अब 2023 में कर रहे हैं। तो लाजमी मेरा हक बनता है ना कि भाई आपने डिले किया है, तो अब जो स्टील का रेट भी बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, ठीक है ना। अच्छा, और महंगाई हो गई। अब जब रेट बढ़े हैं तो जो अलाटी सोए हुए थे, जिन्होंने मामूली रकम जमा की है, वो भी सोर्स लगाते हैं, क्योंकि बिल्डर जो है ना, उस पर सोर्स लगाना बड़ा आसान है। मैंने एक टीवी चैनल पे कहा था कि भाई बिल्डर 16 साल की लड़की है सब ने, तो उस पर कुछ लोगों ने मुझ पर तंज किया। अब आप उसको चलाओ ना चलाओ, आपकी मर्जी, लेकिन बिल्डर्स की हालात बहुत ख़राब हैं। बिल्डर जो है सो उसको एक तस्वर किया जाता है, बहुत अमीर है, बहुत ही माल है। भाई माल तो जब होगा जब अलाटी पैसे देंगे ना। अच्छा देखिए बिल्डर, अच्छा मैं और बिल्डरों से भी गुजारिश करता हूं कि भाई वो बिल्डर्स हजरात जो जिनकी अलाटियों की पेमेंट भी आ गई है और वो उनको वक्त मुकर्ररा पे नहीं दे सके, तो जो है सो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उनको कब्ज़ा दें। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि भाई अली आर्केड, बिग किंग आर्केड, ब्लू स्काई G+8 की बात कर रहा हूं। अब उनमें जिन 10 से लेके 15% लोगों ने हमको अदायगी मुकम्मल कर दी है,
तो अब एक सवालिया निशान ये आता है कि भाई 85% लोग डिफॉल्टर हैं सही। और 15% लोग जो है उन्होंने आपको पेमेंट दे दी, तो अब 15% का आप क्या करोगे? तो मैं वाहिद बिल्डर हूँ सिंध में, मेरा चैलेंज है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, मेरे पास सबूत है। मैं उन 15% अलाटियों को माहाना किराया एरिया के मुताबिक दे रहा हूँ और मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड भी मौजूद है। मैं एक रीजनल चैनल है हमारा, उसको मैंने जब इंटरव्यू ये दिया तो उन्होंने ये कहा कि आपके पास सबूत हैं, आप किस किस को किराया देते हो, कि भाई मैं फलां किराया देता हूँ। तो भाई मैं तो किराया भी देता हूँ, मेरे पास सबूत भी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई एडवांस अदायगी करता है, जैसे आपकी तरफ मेरे 2 लाख रुपए हैं, आप 2 लाख की जगह मुझे 5 लाख रुपए एडवांस अदायगी कर रहे हो, तो मैं उस पर भी डिस्काउंट देता हूँ। तकरीबन 10% डिस्काउंट मैं उस पर देता हूँ एडवांस अमाउंट पर। और हम मुख्तलिफ जो फंक्शन करते हैं उसमें हम लोग जो है सो हाई टी का प्रोग्राम या जो है सो डिनर लंच वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, उसमें जो है सो हम लोगों को बुलवाते हैं, ये पेशकश करते हैं, लोग एडवांस पेमेंट भी देते हैं। सर, हमने जितना आपको जाना, हमारी नाज़रीन ने जाना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इस वक्त इस दौर में भी आपने उनको मैक्सिमम लेवल पर सहूलियात दी नहीं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, वो हम लोग फौरी मुंह से कह देते हैं भाई करप्शन। जी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि 17, 18, 19 ग्रेड के ऑफिसर थे, जिनको मैं कर्ज हसना देता था, ठीक है ना, और बड़ी पोस्टों पे वो थे, लेकिन महंगाई की वजह से जो है सो वो अपना घर का पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करप्शंस नहीं की। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी करप्शन गवर्नमेंट क्या अदारा कर रहा है, फलां कर रहा है। हम इन लोगों की हर जगह पे हर एक जैसे हम उन लोगों की तारीफ ही नहीं करते हैं जो लोग करप्शन नहीं करते या जो अच्छे बिल्डर्स हैं। देखिए, मैं खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र करूंगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुद जाकर किसी अच्छे बिल्डर्स को जो है सो ओबलाइज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है ना। किसी बिल्डर्स की खराबी आप पकड़ लेते हो तो वो जो है ना आप उसके पीछे पड़ जाते हो। भाई बिल्डर्स क्या करे, अब खुदकशी कर ले। कई बिल्डर्स अभी कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, इसी कशमकश के मामले में, इसी परेशानी के मामले में, इसी लेन देन के मामले में 2 बिल्डर ने खुदकशी की है। ऑन द रिकॉर्ड है, कराची के आपके बिल्डर्स और बहुत बड़े बिल्डर्स थे, और उनको अचानक ऐसा क्या हादसा पेश आ गया कि उन्होंने खुदकशी कर ली। कितना ठीक है ना भाई, प्रेशर में बता रहा हूँ ना कि भाई बिल्डर्स पर जो गवर्नमेंट की तरफ से अलग प्रेशर होता है, भत्ताखोरों की तरफ से अलग होता है, अलाटियों की तरफ से अलग होता है, और जो सिफारशी लोग आते हैं उनकी तरफ से अलग होता है, और मुख्तलिफ, मैं आपके तरफ से ये मुख्तलिफ गुमनाम टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अब जो है सो अब गवर्नमेंट को अगर हम अपील करेंगे तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि भाई आप हमें जो है सो इन्फॉर्मेशन दो कौन कर रहा है। तो बिल्डर्स हजरात जो है सो बेचारे डरपोक भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं तो इसलिए बोल लेता हूँ कि मैं बिलोंग टू लाड़काना हूँ, और मेरा बेसिकली जो इनिशियली काम है हमारा राइस फैक्ट्री का था, फिर गवर्नमेंट जॉब हुई, फिर इत्तफाकिया मैं बिल्डर बन गया। तो मैं तो अपने आप को ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्डर्स हूँ, बस अल्लाह ने बना दिया, मैं बन गया। इतना टाइम दिया, अपने बारे में बताया, अपने साथ साथ और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में भी आगाही दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। हमने आपकी मुलाकात करवाई जनाब यूनुस मेमन से, बताया उनकी सक्सेस के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने खुद ही बताया, जिससे काफ़ी हमें अवेयरनेस भी मिली और पता भी चला कि इंसान कितनी मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंचता है। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।